एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 8 के सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मार्जिनलाइजेशन, मतलब मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। सेकेंड पढ़ेंगे हु आर आदिवासीज। थर्ड पढ़ेंगे आदिवासीज एंड द स्टीरियोटाइप थिंकिंग। और चौथा पढ़ेंगे आदिवासीज एंड देयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम लोग किसी पेपर पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे तो उस पेपर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक सोसाइटी में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और हम उस सोसाइटी को दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड कर दे रहे हैं तो एक सोसाइटी जहां पे बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ जीने के लिए जितने भी जरूरी चीज हैं उनके पास अवेलेबल है, और एक दूसरी तरफ वैसे लोग जिनके पास जीने के लिए जरूरी चीज अवेलेबल, बेसिक नेसेसिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब आप खुद बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ फील होगा? एक ऐसा सोसाइटी जिसके पास सब कुछ है और एक ऐसा सोसाइटी जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे। उनको लगेगा कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, कि एक कोई को ज्यादा मिला है और एक कोई को कम मिला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मीन्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द पीपल। तो मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? ऐसे पीपल या पॉपुलेशन जो कि सोशली डिस्क्रिमिनेशन का ये कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन के कारण की, तो क्यों वो उनको फील होगा कि हाँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि लैंग्वेज की। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कि एक लैंग्वेज से वो लोग पूरे डोमिनेटेड है, मतलब वो पूरा सोसाइटी एक लैंग्वेज को ही प्रीफर करता है। लेकिन वहीं पे एक छोटे से पॉपुलेशन के लोग हैं जिनका लैंग्वेज जो है वो उनके लैंग्वेज से अलग है, तो उनमें फील होगा कि वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब वी आर मार्जिनलाइज्ड। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है आपका रिलीजन, कि अगर हमारा एक पूरा सोसाइटी है जो कि एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कम पॉपुलेशन के लोग हैं जो कि किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी फील होगा कि हाँ ये तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मतलब कि उनको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर वो उन सोसाइटी से अलग है। तो यही होता है आपका मार्जिनलाइजेशन। फिर क्या हो सकता है? कस्टम एंड ट्रेडिशन। हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के लोग हैं जो कि एक पार्टिकुलर कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर दूसरे सोसाइटी के लोग चले जाएं तो उनको फील होगा कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। हो सकता है कि उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फील हो जाए। उसी तरीके से और क्या हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मनी। अगर एक सोसाइटी है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और एक सोसाइटी है जिनके पास बहुत कम पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिनके पास ज्यादा पैसा है वो खुद को डोमिनेटेड फील करेंगे, और जिनके पास कम पैसा है उनको खुद में डिस्क्रिमिनेशन फील होगा। तो ये बेसिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी पीपल को डिस्क्रिमिनेशन का फीलिंग हो सकता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं what do we mean by the marginalization means कि social environment, group of people or community having experience of being excluded or being discriminated, this is known as the social marginalization। तो social marginalization का कारण क्या क्या हो सकता है? Maybe they speak different language, follow different custom and tradition, belong to different religious group from the community. They also feel marginalization because they are poor, considered to be of low social status। हो सकता है कि उनके पास अगर पैसा कम है तो उनको फील हो कि उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो लो है, और वो मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे। समझ में आ रहा है? 10 इकोनॉमिक एक कॉज हो गया आपका, इकोनॉमिक कॉज हो गया, सोशल कॉज हो गया, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कि जैसे मान ले रहे हैं कोई एक सोसाइटी है कि उनका पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है, और एक दूसरा सोसाइटी है जो कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको भी क्या फील हो सकता है कि हाँ वो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मार्जिनलाइज। तो एक नॉर्मल से एक फिगर है जिससे आपको दिखाया जा रहा है कि एक पीपल है, ये जो है उनके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, तो उसी तरह दूसरे लोग होंगे जहाँ पे उनके पास सारा बेसिक रिसोर्स होगा,
तो ये पीपल जो है वो खुद को क्या करेंगे, मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे। समझ में आ रहा? तो मार्जिनलाइजेशन का अगर हम एक वर्ड में मतलब बोले तो एक ऐसा सोसाइटी और एक ऐसा कम्युनिटी जो कि खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है या अपना स्टेटस वो अलग समझता है दूसरे सोसाइटी से, तो वो जो फीलिंग होता है या वो जो सोसाइटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज सोसाइटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट इसका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो होगा उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर उनको क्या बोलते हैं, कहीं पे भी अपने आगे बढ़ने का जो ये होता है अपॉर्चुनिटी होता है उनको कम मिलेगा। उनके बाद फिर उसके उनके अंदर एक इनडिफरेंस का फीलिंग हो जाएगा कि हाँ मैं उस सोसाइटी से अलग हूँ या फिर मेरा जो थॉट प्रोसेस है दूसरी सोसाइटी से अलग है। लैक ऑफ अब पॉलिटिकली जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हो सकता है कि उनकी वजह से उनको जो राइट मिलना है वो राइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ये जो था ये आपका क्या था, ये था इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हु आर आदिवासीज, आदिवासीज कौन है, तो अगर हम बात करते हैं आदिवासीज की तो दोज पीपल हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट फॉर देयर ऑल नीड्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट, उनको हम लोग बोलते हैं आदिवासीज। तो आदिवासीज बेसिकली अगर हम लोग बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 में ये दिया गया है कि आदिवासीज वैसे लोग हैं, मतलब कि आदिवासीज वैसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और प्रेसिडेंट के पास और पार्लियामेंट के पास दोनों के पास ये पावर है कि वो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या कम्युनिटी को वो ट्राइबल का दर्जा दे सकता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए जो वर्ड है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब, ST। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो किसी भी स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके या एडवाइस ले करके उनके कंसर्न में क्या कर सकता है, वो किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा दे सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो पार्लियामेंट में बिल पास करके किसी भी सोसाइटी को ट्राइबल का दर्जा दे सकता है। तो ये होता है आदिवासी। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने आपको बता दिया कि जो आदिवासीज है या कम्युनिटीज है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट। तो अगर हम लोग बात करें हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म में 4 जाति वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन आदिवासियों को इन चारों वर्णों से दूर रखा गया। उनको हम लोग 5वें वर्ण में ऐसा 5वें वर्ण में बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात बोले कि 5वें वर्ण में उनको क्यों बोला गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वो क्लोजली एसोसिएटेड थे फॉरेस्ट से, तो उनका मेन लैंड में इन्फ्लुएंस, मेन कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस कम था, तो इसीलिए उनको हम लोग 5वां वर्ण भी बोलते हैं कहीं कहीं। आते हैं अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, तो आदिवासीज जो इंडिया में है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बचे हुए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में आदिवासियों का पॉपुलेशन बिल्कुल कम है। साउथ साइड में किसी किसी राज्य में आदिवासियों का पॉपुलेशन है, किसी किसी राज्य में नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की, वहां पे आदिवासी बहुत ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आदिवासियों का वो बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्राइबल का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हुए इंडिया में, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हुए वहां पे आदिवासियों का पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री जो था वो नेचुरल रिसोर्सेज के पास ही डेवलप हुआ और नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली फॉरेस्ट में ही अवेलेबल थे। तो इसीलिए जितने भी हमारे जो इंडस्ट्री डेवलप हुए वो सब नेचुरल रिसोर्सेज के आसपास, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखते हुए उसके पास में ही इंडस्ट्री को डेवलप कराया गया। इसीलिए हम लोग देखते हैं जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब में जो आदिवासियों का पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। इन उड़ीसा अलोन देयर आर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। उड़ीसा में ही सिर्फ कितने अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है, 60 ट्राइबल ग्रुप है। आदिवासीज आर न्यूमरस इन स्टेट, हम अलग अलग स्टेट में ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सब ऐसे मेजर स्टेट है जहाँ पे ST का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि हम लोग बात करते हैं तो 40%, 14%, 15% से उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो अगर हम मैप की तरफ ध्यान दें
तो देखिए पंजाब और हरियाणा में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल भी नील है। वहीं अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो असम को छोड़कर लगभग हर जगह पर एसटीओ का पॉपुलेशन बिल्कुल 50% से ज्यादा है। यहीं पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी 14 टू कितने परसेंट है, 50% के लमसम। अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 26.6% एसटी का पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये भी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन के परसेंटेज की बात करें, देखिए ये है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि किसी गिवन एरिया में कितने ज्यादा ट्राइबल है, तो वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन अगर हम लोग नंबर की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एसटी है, तो वो मध्य प्रदेश है। और जो सबसे ज्यादा एसटी का जो ये है कम्युनिटी है वो है आपका भील। भील सबसे ज्यादा एसटी का पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अभी से कुछ समय पहले ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे कि अगर उनके दिमाग में अगर वर्ड आए आदिवासी तो वो सोचते थे आदिवासी मतलब ऐसे लोग जो कि पेड़ के पत्ते पहने हुए हैं, जिनके सर पे कुछ गियर है, हाथ में कुछ वेपन है, तो वैसे लोग आदिवासी होते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब किसी भी चीज को अगर हम पहले से प्री अज्यूम कर लें कि वो ऐसा होगा, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप। तो उसी तरीके से जो चंद लोग जो अगर ऐसा सोचते हैं कि आदिवासी का जो अगर उनके दिमाग में अगर आदिवासी का वर्ड है तो अगर वो ऐसा थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप। लेकिन आदिवासी एक्चुअली में पहले मतलब कि अगर हम बात करें 200 ईयर्स पहले या 150 ईयर्स पहले, हाँ ऐसे ट्राइबल थे हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर जिनके पास जो भी था वो फॉरेस्ट से ही उनके पास अवेलेबल था। उनके पास मेन लैंड से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता था। वो अपना हर चीज के लिए, घर से लेकर ड्रेस से लेकर फूड से लेकर हर चीज के लिए वो किस चीज पर डिपेंडेंट थे, वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला, ट्राइबल भी हमारे मेन लैंड में आए और हमारे डेवलपमेंट में उतना ही कंट्रीब्यूशन दिए जितना कि एक नॉन ट्राइबल ने दिया। इनफैक्ट अभी भी उनका हर क्षेत्र में, हर तरह के डिफरेंट स्पोर्ट्स हो जाए, साइंस हो जाए, एजुकेशन हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना एक नॉन ट्राइबल का। तो अगर ऐसा थॉट प्रोसेस रखना ही क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं आदिवासीज एंड देयर डेवलपमेंट। तो अगर हम आदिवासीज एंड देयर डेवलपमेंट से पहले हम थोड़ी सी कहानी सुनते हैं कि देखिए जब आदिवासीज थे ब्रिटिश से आने से पहले तो हमारे मेन लैंड में नॉन ट्राइबल लोग रहते थे और ट्राइबल अपने फॉरेस्ट में बहुत खुश थे। वो अपने फॉरेस्ट में किसी बाहरी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे और वो अपने फॉरेस्ट के लिए किसी का जान ले सकते थे और अपनी जान दे भी सकते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि अगर हमको यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो फॉरेस्ट में अवेलेबल है। और फॉरेस्ट पर किनका अधिकार था, फॉरेस्ट पर आदिवासियों का अधिकार था। इनफैक्ट जो मेन लैंड के लोग थे, जो नॉन ट्राइबल थे, अगर उनको भी अगर फॉरेस्ट में जाना होता था तो उनको फॉरेस्ट में घूमने के लिए या जाने के लिए ट्राइबल का मदद लेना पड़ता था। मतलब कि जो मेन लैंड में जो लोग रहते थे उनका एसोसिएशन था ट्राइबल के साथ, लेकिन ना ट्राइबल उनको इन्फ्लुएंस करते थे और ना ही मेन लैंड वाले लोग ट्राइबल को इन्फ्लुएंस करते थे। दोनों अपने अपने इकोसिस्टम में खुश थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उनको लगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो फॉरेस्ट में अवेलेबल है, तो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल रख रहे हैं उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसी शिफ्टिंग की वजह से जो ट्राइबल है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए और उन्होंने इनफैक्ट अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन में क्या किया, बहुत सारा विद्रोह छेड़ दिया ब्रिटिश के खिलाफ। तो ब्रिटिश ने अलग अलग जगहों पर इनका जो मुंह में क्या बोल सकते हैं जो आंदोलन था उसको दबाने का कोशिश किया। फिर भी वो लोग अपने कितनों का जान गया, कितने बलिदान हो गए, कितने अमर हो गए, कितने शहीद हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश ने एक एक्ट लाया था जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट। तो उनका ये मानना था कि वो ऐसा अज्यूम कर लिए थे कि जो ट्राइबल है वो आंदोलनकारी है और उनके नजर में जो आंदोलनकारी था वो एक क्राइम था, इसलिए उन्होंने उनको किस चीज का दर्जा दे दिया,
क्रिमिनल का दर्जा दे दिया और उनका वो एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। देखिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं अपने घर में राजा की तरह हूँ, लेकिन मैं दूसरे के घर में गुलाम की तरह नहीं रहूंगा, भले वो महल क्यों ना हो। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहूंगा लेकिन राजा की तरह रहूंगा। मैं एक महल में गुलाम बनकर रहना कोई पसंद नहीं करेगा। तो वही चीज तो है ट्राइबल के साथ। वो जंगल में थे, जंगल में वो इतने ज्यादा खुश थे, वो इतने ज्यादा राजा की तरह रह रहे थे कि उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको जबरदस्ती वहां से निकाल करके दूसरी जगह रखा, जहां पे उनको वो काम करना पड़ता था जिनमें ना वो तो निपुण थे ना ही उनको करने की इच्छा थी। फिर भी उनको जबरदस्ती वो सब काम करना पड़ा जिनकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे वर्क किए जिनसे कि जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मेन लैंड का हिस्सा बने। और आज के टाइम में जितना एक नॉन ट्राइबल देश के डेवलपमेंट में हाथ बटाता है या फिर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उतना ही ट्राइबल का भी कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज है कि जो ये सब चीज यहीं पे लिखा हुआ है कि उनका जो नॉलेज था वो बहुत ज्यादा था फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो जो भी राजा वाजा जाते थे वो उनके हेल्प से ही जाते थे। फिर लिखा हुआ है इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वेयर ट्रेडिशनली रैंक्ड हंटर गैदर्ड एंड नोमैड्स लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। देखिए क्या है ना कि ट्राइबल में बहुत दो तरह के थे। एक थे जो एक ही जगह पे थे और जो दूसरे तरह के ट्राइबल थे वो नोमैड थे, वो घूम घूम पर अलग अलग जगहों पर खेती करते थे। For the past 200 years, Adivasis has been increasingly forced through economic changes. 200 years से उनको फोर्स किया गया इकोनॉमिक चेंजेस के लिए और अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई। ब्रिटिश के टाइम में 3 पॉलिसीज थी और इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम जो एक फॉरेस्ट पॉलिसी आया जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसको भी हम लोग आगे भी देखेंगे। एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द इम्प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन साइट्स इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और मच हैव कंट्रोल एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरी। वही बोला जा रहा है कि जैसे ब्रिटिश आए तो अब जैसे उनका कंट्रोल पहले फॉरेस्ट पे था और अब उनका कंट्रोल क्या हो गया, नहीं रहा। फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड आदिवासीज फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया। मतलब कि वो जो झारखंड से जो झारखंड में ये हुआ इंडस्ट्री लगने लगा तो यहाँ से बहुत सारे ट्राइबल को क्या किया दूसरे जगहों पर भेजा गया। एंड द वर्ल्ड मैन मॉरिशस एंड द कैरिबियन इनफैक्ट इंटरनेशनली भी उनको दूसरी जगह पे भेजा गया। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्टील इंडस्ट्री बिकम पॉसिबली विद देयर लेबर इन असम। और बहुत जगह अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने लेबर का भी काम किया। तो अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर ओवर 50% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल। मतलब कि अगर कहीं पे भी माइन या माइनिंग होता है तो जो डिस्प्लेस पीपल होते हैं उनका 50% जो पॉपुलेशन होता है वो ट्राइबल का होता है। Another recent survey supported by organization working among Adivasis shows that 79% of the person displaced from the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। मतलब कि 79% people जो कि इन स्टेट से हटाए गए वो कौन थे, ट्राइबल थे। Huge tract of their land have also gone under the waters and hundreds of dam that have been built इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि बहुत सारे ऐसे डैम भी कंस्ट्रक्ट किए गए इन इंडिपेंडेंट इंडिया जहां पे कि ट्राइबल क्या हुए इम्पैक्ट हुआ, मतलब उनका लाइफ जो है इम्पैक्ट हुआ। इंडिया है 104 नेशनल पार्क। मतलब देखिए अब पहले जब नेशनल पार्क नहीं था तो उनमें ट्राइबल ही रहते थे, लेकिन जब वो नेशनल पार्क बन गए तो वो जो एरिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या नेचुरल पार्क का जो एरिया था वहां से ट्राइबल को क्या किया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। इस तरीके से अगर बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये बोलता है कि वैसे ट्राइबल जो कि 3 पीढ़ी से किसी जंगल में रहे हैं तो उनका ही हक होता है वहां पे, ठीक है। और जिनको जबरदस्ती हटा दिया गया है जंगल से उनको वहां पे आने का अधिकार है। तो यही ये सब जो बातें हैं वही किसमें है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो दे एग्जिस्ट एंड यही चीज है कि इस क्यों हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि अगर हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए या ऐसा हम लोग को ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जहां पे फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो ट्राइबल से बेहतर कोई फॉरेस्ट को अच्छे से देख रेख नहीं सकता। इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम लोग सब इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ट्राइबल डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर। मतलब कि अगर वो एक जगह से अगर किसी कम्युनिटी को अगर इम्पैक्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं दूसरे कम्युनिटी को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। और जब किसी हम लोग एक कम्युनिटी को किसी जबरदस्ती किसी एक जगह से हटा दे तो वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है और बहुत ही ज्यादा बेकार बात है।
ठीक है, वही चीज है, पेनफुल है। तो अब वही है कि अब ट्राइबल का बेसिक डिमांड क्या है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहला तो लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। उनका ये मानना है कि हम जो भी लैंड पे खेती करते थे या जो भी फॉरेस्ट में हमारा अधिकार था उन पे उनका पूरा अधिकार वापस होना चाहिए। फिर विड्रॉ, जैसे कि अब वो जब मैंने बोला ना कि ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने अलग अलग एरिया में बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे। तो उनका ये मानना है कि उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस है उनको हटाया जाए। राइट फॉर सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि वो चाहते हैं कि जहाँ पे उनका कम्युनिटी है वहाँ पे पंचायत बने, वहाँ पे ब्लॉक बने और वो अपना जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है वो खुद अपने रिप्रेजेंटेशन से चलाए, वो किसी बाहरी आदमी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। स्ट्रॉन्ग डिफेंस बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग देयर एक्सकिविक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि अब वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कानून बने कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन डालता है कि उनको फॉरेस्ट से हटाया जाए तो उनको उस पिटिशन के खिलाफ, ताकि हमको बार बार एक ही चीज के खिलाफ ना लड़ना पड़े, इसलिए उनको क्या चाहिए, एक पुख्ता कानून चाहिए जो कि, क्योंकि अब देखिए क्या है ना कि अगर अब एक बार वो लड़ लिए जीत गए, अब कोई बार बार उसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द आदिवासीज एंड देयर स्ट्रगल थ्रू आउट द प्री कॉलोनियल पीरियड एंड कॉलोनियल पीरियड एंड द इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा।